बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब मेमन। नाज़रीन, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में अहम किरदार कह लें या अहम टूल कह लें, रेवेन्यू का होता है, टैक्सेस का होता है, महसूलात जिसे कहा जाता है। टैक्सेस फिर चाहे डायरेक्ट हों या इनडायरेक्ट हों, हुकूमत के लिए ये टूल बड़ा ही कारआमद साबित होता है मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए। और ये जो टैक्सेस हैं ये हासिल किए जाते हैं अवामुन्नास और ख़ुसूसन ताजिर बरादरी से। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि ताजिर बरादरी जो इस वक्त बिलखुसूस कराची की ताजिर बरादरी, चाहे फिर SMEs की बात की जाए या फिर बिजनेस टाइकून इंडस्ट्रियलिस्ट की बात की जाए, अपना पार्ट पूरा मुकम्मल अदा कर रहे हैं हुकूमत के साथ। और कराची ख़ास तौर पर 70% से ज़ायद टैक्स की मद में रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है पूरे मुल्क को, जो कि एक अपनी पहचान आप रखता है। ऐसे में, और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि क़याम पाकिस्तान से ही लेकर कहा जाता है क़याम पाकिस्तान के वक्त वो ताजिर तबका ही था जिसने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को ब्लैंक चेक दिया था। मुल्क की मईशत उस दिन से ही ताजिर ने संभाली हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के कई अहम किरदार जिनका तस्करा प्रोग्राम में ना किया जाए तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। हालिया दिनों में हमारा एक बहुत बड़ा असासा हमसे अल्लाह की रज़ा से ले लिया गया वापसी। SM मुनीर साहब, जिनकी नुमाया खिदमात और जिनकी काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट के अंदर हम तस्करा करेंगे SM मुनीर साहब की खिदमात के हवाले से और खिराज तहसीन पेश करेंगे SM मुनीर साहब को। हमारे साथ आज के मेहमान हैं खालिद तवाब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चेयरमैन पिस्मा। स्टूडियो में दूसरे मेहमान हमारे मौजूद हैं नासिर शेख साहब, जो कि इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के। आप दोनों मेहमान हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद तवाब साहब, सिंपल एंड शॉर्ट, SM मुनीर साहब को कैसा पाया आपने? जनाब, SM मुनीर साहब एक इंस्टीट्यूशन थे, वो फ़र्द वाहिद का नाम नहीं था। राइट। वो कराची से लेके पेशावर तक न सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी की बल्कि ओवरऑल जितने रिफाई इदारे हैं उन सब की जान थे। मैं आपको इस तरह से उनकी मिसाल देता हूँ। हमारा एक ग्रुप है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जी, जो पिछले 5-6 साल से बरसर इक़्तिदार रहा। फिर अभी 1-2 साल से हम अपोजिशन में हैं। लेकिन मुनीर साहब की क़यादत में कभी हमको ये महसूस नहीं हुआ कि हमको अपोजिशन में बैठे हैं या हमारा गवर्नमेंट से रब्ता जो है वो मुनक़ते हो गया है। राइट। वो हर लम्हे हर वक्त हमें जिससे भी ज़रूरत हो वहाँ हमें ले आया करते थे। और जितने हमारे बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल होते थे, चाहे वो एसोसिएशन के हों, चाहे वो पूरे पाकिस्तान में किसी चैम्बर के हों या इवन किसी इंडिविजुअल के भी हों और जायज़ मसला हो, तो वो हर तरह से पूरा हल कराया करते थे। उनका अगर आप मैं समझता हूँ जो उनमें मेरी तकरीबन उनके साथ जो उनसियत थी जी, दोस्ताना और प्यार था, तकरीबन 45 साल से था। माशाल्लाह। मैंने उस जैसा शख्स, ये मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उसूल पसंद नहीं देखा। बिल्कुल। वक्त की पाबंदी करना, अगर मैं समझता हूँ सीखना तो उनसे सीखें। ज़बरदस्त। और ये वो मुझे भी कहा करते थे और सारी बिजनेस कम्युनिटी में अपने खिताब में भी कहते थे कि जिस शख्स ने अगर वक्त का ख्याल नहीं किया, वक्त की पाबंदी नहीं करी, तो वो शख्स एक ज़िंदगी में अपने कामयाब आदमी नहीं है। ये उनका पहला था। बिल्कुल बजा फरमाया। दूसरा, आप ये देखिए कि अगर आप रिफाई कामों में लें तो वो इमरान खान साहब के साथ भी शौकत खाना में ट्रस्टी थे, बोर्ड में थे। जी बिल्कुल। इस शहर कराची में अभी पिछले हफ्ते एक अस्पताल है ऐवान सनत तिजारत हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तकरीबन 6 एकड़ के ऊपर कराची नॉर्थ कराची में। उसका उनको चेयरमैन मुंतखब किया यूनानिमस। इसी तरह काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर को आप ले लें, इसी तरह आप चिनोट हॉस्पिटल को ले लें, और ऐसे बहुत सारे इदारे आपको मिलेंगे। एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी एजुकेशन में जी चिनोट स्कूल, बहुत सारे इदारे मिलेंगे जहाँ उनका एक भरपूर माली मावरत भी थी और उसके साथ साथ उनका एक फ़िज़िकल वर्क भी था, उनकी अप्रोच भी थी। और वे कोशिश करते थे कि ये जो इदारे हैं मुल्क के अंदर
जो ख़ास तौर पर जो चैरिटी के इदारे मैक्सिमम चैरिटी भी करें और इसको लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मैक्सिमम काम किया जाए। ये जज्बा ही था कि वो आज जिस मकाम तक वो अल्लाह उनको लेके गए, इसका आप ये सोचें कि आज 2 दिन उनके इंतकाल को हुए हैं। जी जी। अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनके घर आए हुए थे, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, 2 सूबों के गवर्नर तशरीफ लाए, उसके अलावा इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर, एहसन इकबाल साहब, मतलब यू नेम इट, ये सब लोग उनके घरों पर आए क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा कद दिया था और ऐसा एक दिल दिया था कि हर लोगों से मोहब्बत करते। उनकी खिदमत भी है सर, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा देखिए उनका इंतकाल हुआ, 2 दिन हुए, हज़ारों लोग आए और बहुत बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि जी मुनीर साहब मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे जी। तो ये उसकी एक अल्लाह ने उसमें एक खूबी रखी थी कि हर आदमी के लिए बेलौस काम करना, न सिर्फ अपने पार्टी वालों के लिए, कोई गैर भी आता था, कोई दुश्मन भी आ जाए, अव्वल तो उसका कोई दुश्मन था नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर कोई ऐसा भी आदमी आता था जो उसकी मुखालफत करता हो, सियासी जाती नहीं सियासी, जी। लेकिन अगर उसका कोई काम है तो वो उसका काम उसी तरह करते थे जिस तरह अपने करीबी साथी का काम करते थे। तो ये खूबी जो है ना, ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अच्छा नासिर साहब, चूँकि ज़ाहिर सी बात है इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है, ना इनकार है उनकी खिदमत से, प्लस ये कि हमने उमूमन लोगों से सुना और भी लोगों से इंटरव्यूज़ किए, कहना ये है कि ना उनके लफ्ज़ मतलब ना उनकी डिक्शनरी में था नहीं, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ऐसा मुनीर भाईजान हमारे बड़े थे, वालिद की जगह पे थे और मुझे कुरंगी एसोसिएशन में ज्वाइन किए हुए तकरीबन 4 साल हुए हैं और 4 साल से मैंने ऐसे मुनीर भाईजान का ही नाम सुना कि भाईजान ऐसा करते हैं, भाईजान ऐसा करते हैं। जो भी मीटिंग्स होती थी हर बंदा झुक के उनसे मिलता था। उन्होंने इतना प्यार दिया हुआ था कि कुरंगी एसोसिएशन में जैसे एक फैमिली का नुमा होता है, वो फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द बॉटल मैनेजमेंट, ऐसे मुनीर भाईजान ऐसे थे। मैं 30 साल से भाईजान को जानता हूँ, मैं 40 साल से भाईजान को जानता हूँ। मीन्स जहाँ देखा जाए तो वहाँ पे भाईजान की रेस्पेक्ट, भाईजान के नाम पे, मीन्स कोई भाईजान से पूछ लेते हैं, भाईजान का कोई ना कोई रेफरेंस होगा। उनकी शफकत हर बंदे के हाथ में, आप बैरिस्टर देख लें तो आप एडमिनिस्ट्रेटर देख लें तो आप कमिश्नर देख लें, तो जो भी आता था ऐसे मुनीर भाईजान मुझे बेटों की तरह मानते हैं। मुझे वो MD आपके सुई गैस हो गए, उनको अभी उन्होंने रिसेंटली जिक्र किया। मैं रिसेंटली ऐसे मुनीर भाईजान की जितने भी लास्ट उन्होंने तकरीरें की उनमें उनकी एक बात ज़रूर रिपीट करूंगा यहाँ पे कि वो उनका शेर तो मुझे सही तरह से नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि वो हमेशा कहते थे कि निशाने सुजू माथे पे हुआ तो क्या हुआ, कोई ऐसा काम कर जाओ कि ज़मीन पे निशान छोड़ जाओ। क्या खूब। और वो ऐसा निशान छोड़ के गए कि हर बंदा पिछले 3 दिनों से भाईजान आप फेसबुक पे 1 सेकंड के लिए रिफ्रेश मारें, भाईजान 1 सेकंड के लिए रिफ्रेश मारें, भाईजान। हर बंदा हर सोशल मीडिया पे, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, भाईजान लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खालिद तवाब साहब, अब चूंकि बहुत बड़ा लॉस है, जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, इसके अलावा बिजनेस सेक्टर के लिए, इस खला को तो खैर पूरा नहीं कर सकते, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन अब आगे की जो स्ट्रेटजी है, जो मामलात हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ जो उनकी लेगेसी थी, जो उनका एक एम था, जो उनका वो था कि मुल्क तरक्की करे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सारे बिजनेस कम्युनिटी इसी के साथ लेके आगे चल रही थी, वो हमारा कायद था। और जो हमारा पूरा ग्रुप है, ये हमने ये सब पहले भी फैसला किया हुआ था और आज भी फैसला किया है कि हम इंशाल्लाह जो उनका एम था इस मुल्क की तरक्की, एक अच्छे उसको कंटिन्यू रखें, और जो एक ख़ास तौर पर माशी तौर पर तरक्की उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। वो कोशिश करते थे कि जो तमाम सियासी पार्टीज़ हैं वो एक मिसाक़ मईशत साइन करें। बारहा उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में भी, अपनी तकरीरों में भी। तो आज हम भी कोशिश कर रहे हैं, आज प्रेसिडेंट साहब से भी कहा, अपोजिशन लीडरों से भी कहा, बरसदार लोगों से भी कहा, इन 2 दिन में भी काफ़ी लोग आए कि जनाब आप खुदा के वास्ते इस मईशत के लिए कुछ करें और मिल बैठ के मिसाक़ मईशत साइन करें ताकि मुल्क तरक्की करे। देखिए ये उनकी ख्वाहिश बहुत बड़ी थी, और ये आज सिर्फ उनकी ख्वाहिश नहीं है, शायद ये पूरे मुल्क की, न सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी की बल्कि आवाम की ये ख्वाहिश होगी कि इसको पूरा किया जाए और ये मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा मईशत इस वक्त आप मैं थोड़ा सा चाहूँगा, क्योंकि मईशत के हवाले से भी जाहिर सी बात है आपकी मौजूदगी हमारे लिए शर्फ है, एजाज़ है, तो फ़ायदा उठाया जाए। इस वक्त
मुल्क की मईशत इस वक्त जहाँ खड़ी है, कहा जा रहा है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है, आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज से जो 4 महीने पहले जो डिफ़ॉल्ट का एक सिलसिला चला था, जी, शायद आज उस दहाने पे तो हम ना खड़े हों, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट से निकले नहीं हैं। राइट, हम एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल में हैं। आज आप ये देखिए, शायद आपने देखा हो, आज वो फर्टिलाइज़र फीड वालों ने जो है जी, वो पूरा इश्तिहार दिया हुआ है। मैं सिर्फ ये एक मिसाल देता हूँ कि अगर उनको फीड ना मिल सकी तो आपके यहाँ मुर्गी का गोश्त जो है वो शायद मैसर ना हो, बिल्कुल, अंडे मुर्गी की जो है जो एक आम आदमी के लिए है वो मैसर ना हो। आज आपके यहाँ जो एलसीज नहीं खोली जा रही हैं, मेडिकल के फॉरेन टूल्स से इस एक्सचेंज वक्त नहीं है, इंपोर्ट पे पाबंदी लगी फॉरेन है। एक्सचेंज नहीं है, मुल्क में जो मल्टी नेशनल्स है फार्मास्यूटिकल्स की वो बंद करके जा रही हैं। बिल्कुल, आप इससे अंदाज़ा करें कि आज अनफॉर्चुनेटली, दुख से ये बात कह रहा हूँ कि आज इस शहर में फ्लू फैला हुआ है और पेनाडोल जो है जैसी गोली जो है वो अवेलेबल नहीं है। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी क्या हो सकती है एज ए कौम, एज ए नेशन? हम क्या करें? और मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों के लिए भी आंखें खोलें और देखें कि इस अवाम को क्या दे रहे हैं। यानी बाकी तो वोट ना देना, वोट देना, सियासी जलसे करना, चलता तहरीके रहेगा, चलाना, वो चलता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन ये जिस अवाम को जिस दहाने पे लेकर के आ रहे हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ये मुल्क है तो हम लोग हैं, ये मुल्क नहीं है तो हम नहीं हैं। और वो सोच जो है ना वो डेवलप करनी चाहिए। इस वक्त चाहे कोई भी सियासी शख्स हो, उसका जो बेसिक एम मईशत होनी चाहिए, अवाम होनी चाहिए, अवाम के लिए बेहतरी के लिए, वो सोच ही नहीं रहे। आज देखिए, आप इससे मिसाल ले लें, ये जो चीज़ें बहुत सारी खामाल हमें नहीं मिल रहा, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। आधे कंटेनर्स तो वहाँ उन्होंने लगाए हुए हैं पंजाब के अंदर, इधर उधर के अंदर, और वो क्या वाबिले कि उनको लगाने की ज़रूरत पड़ी। सही वो भी उसको उनको भी गौर करना चाहिए और लगाने वालों को भी गौर करना चाहिए कि इस ताजे तबके का इस अवाम पर क्या असर होगा, क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर रहा है। ये मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी। इसके अलावा स्टेट बैंक के बहुत सारे मसाइल हैं। जी, इसाक डार साहब से कराची आए हुए थे, मेरी मुलाकात भी हुई, बात भी हुई। लेकिन अगर आप देखें, आज आपको डॉलर की जो रेट है ऑफिशियल में और अनऑफिशियल में शायद 10-10, 15-15 रुपए का फर्क आ रहा है। बिल्कुल, जो ये रेट आप देखते हैं ना जो अखबार में छपते हैं, जी, इन रेटों में अगर आप डॉलर लेने जाएंगे ऑन तो नहीं ग्राउंड मिलेगा नहीं, आपको। ऑन ग्राउंड जब आप बैंक के पास जाएंगे एलसी खोलने के लिए तो बैंक कहेगा जी हम एलसी नहीं खोल सकते। बिल्कुल, एक महीने जो है वो इंतज़ार करते जी स्टेट बैंक से अप्रूवल आ जाए। एक सर्कुलर इन्होंने निकाल दिया है कि जो माल 31 दिसंबर के बाद या 30 दिसंबर के बाद जो शिप होगा, जो डीए पे आए या डीपी पे आए, जी, डीए और डीए का मतलब ये होता है कि एक माल बगैर एलसी की कोई आपको उधार दे रहा है कि आप 90 दिन बाद, 120 दिन विदाउट बाद, साइट एलसी, विदाउट एनी एलसी, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस, जी, जी नहीं, डॉक्यूमेंट तो डीपी हो गया ना, वो आपको डीए पे दे रहा है। राइट, राइट, आप डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करें, आप 180 दिन बाद पेमेंट कर देगा, 120 दिन बाद। राइट, अब ये कहते हैं जी वो माल भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि 180 दिन बाद या 120 दिन बाद जो पेमेंट करना है, पता नहीं हमारे पास डॉलर के हालात क्या हों, हम दे भी नहीं सके या ना दे सके। तो हम माशी तौर पर उस तरफ चले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इसहाकडार साहब को भी निकल का मशीनरी की एलसी नहीं खोल रही, चैप्टर 84, 85 में छोटी छोटी एलसियाँ जिनको ज़रूरत पड़ रही है अपने पार्ट्स की, स्पेयर पार्ट्स की इंडस्ट्री के अंदर, वो जो है वो पूरी नहीं हो रही है। एक्सपोर्ट हमारी गिर रही है, बिल्कुल, क्योंकि जो खाम माल नहीं आएगा तो एक्सपोर्ट क्या होगा। तो सिचुएशन इज़ वेरी 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 अलार्मिंग। और इस पे आपके चैनल के तवज्जो से मैं गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करूँगा जी, कि वो अपना किरदार अदा करे और इस डूबती हुई मीशत को संभाले। इसी तरह मैं अपोजिशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के वास्ते बैठे, मुल्क है तो फिर अपोजिशन है, फिर बरसर इक़्तिदार है। अगर खुदा ना खास्ता ये मुल्क डिफ़ॉल्ट में चला गया या कोई और नुकसान हो गया तो शायद इसको आने वाली नस्लें भी पूरा ना कर सकें। राइट। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से पहले मैं खालिद तवाब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने अपने कीमती वक्त से खुसूसी तौर पे हमारे चैनल पे, स्टूडियो पे आकर अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ब्रेक के बाद हमारे दूसरे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।
नाजरीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है फराजुर रहमान साहब ने। आप सदर हैं काटी के, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। वेलकम टू द शो फराजुर रहमान साहब। फराज साहब, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ खालिद तवाब साहब थे। उनसे जो मैंने सवाल किया वही सवाल मैं दोबारा आपसे दोहराना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा। SM मुनीर साहब को कैसा पाया आपने, जिनको ख़ास तौर पर भाईजान का लक़ब दिया गया, भाईजान के लक़ब से लोग जानते हैं, आपने ज़ाती तौर पे कैसा पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आईना प्रोग्राम में आपने बुलाया हमें, और बात यह है कि मुनीर भाईजान जो है वो क्या थे, तो ये बड़ी खूबसूरत आपने सवाल किया। इस पर अगर मैं बोलना शुरू करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर मैं थोड़ा चीदा बातें आपको बताऊँगा। सबसे पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ जब मैं 12 साल का था, ठीक है। मेरे बड़े भाई की उम्र 20 साल थी। तो उस वक्त से जो मेरे वालिद जो है वो काटी के पैटर्न इन चीफ थे, और उनके दौर में SM मुनीर साहब जो है वो काटी के चेयरमैन थे। तो तारीख ने एक तरीके से देखा जाए तो वही दोहराया है कि आज मैं प्रेसिडेंट हुआ, मुनीर साहब पैटर्न इन चीफ, और आज उनका इंतकाल हुआ। तो एक तरीके से ये एक बड़ी लंबी कहानी है। हम अपने वालिद के इंतकाल पे एक दफ़ा यतीम हुए, और इस दफ़ा ना सिर्फ हम यतीम हुए बल्कि हम जैसे कई घराने और हम जैसे कई ख़ानदान और प्लस हमारी बिज़नेस कम्युनिटी यतीम हो गई। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि SM मुनीर साहब जो है वो अपनी ज़ात में एक इदारा थे, बिल्कुल ठीक है ना। वो अपनी ज़ात में एक इंस्टीट्यूशन के साथ साथ लीडर बनाने का इदारा थे, ठीक है ना। उन्होंने लीडर पैदा किए, उन्होंने लीडरों को बताया। अब अगर कोई सच और ईमानदारी के साथ उनके बताए हुए उसूलों में अपनी ज़िंदगी गुजारे तो मैं उसको यही कहूँगा कि उसे SM मुनीर बनने में कोई मुश्किल और दुश्वारी नहीं है। राइट। बात ये उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, उनकी जो सवानाए हयात थी वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिख दी। उन्हें कोई शर्म फील नहीं होती थी जब वो कहते थे कि जी मैं अपने हाथों से चमड़ा घिसता था, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे। उन्हें शर्म नहीं थी। आज के बिजनेसमैन को अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आज के लीडर को अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि उसे शर्म आती है अपना पिछला बताने में या नहीं। ठीक है ना, पिछला वही बताता है जिसे फख्र होता है अपने आगे जाने पर। राइट। तो अब आ जाए आप इस बात पे कि जी वो कैसे इंसान थे, सच्चे थे, झूठ से नफरत करते थे, उसूल परस्त थे, दुश्मनों को भी माफ कर देते थे, जो उनके खिलाफ सियासत करता था उसे भी माफ कर देते थे। सियासत वो करते नहीं थे, सही, ठीक है ना, वो दिल से खेलते थे, वो दिल से लोगों के दिल जीतते थे। बिल्कुल सही, लोगों के दिल जीतते थे। खिदमत चाहे वो इंस्टीट्यूशन यानी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाने के हवाले से हो, चाहे हॉस्पिटल के हवाले से हो, चाहे किसी की रहनुमाई करने के हवाले से हो, इन सब चीज़ों में वो बेमिसाल इंसान थे। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला ने उनके पूरे ख़ानदान पे ख़ास फजलो करम रखा हुआ, पूरा ख़ानदान जुड़ा हुआ है। और सबसे पहली बात ये कि लीडर वो है जो सबसे पहले अपना घर संभाल ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी अच्छे लीडर को देखना हो तो उसका घर जरूर देखें आप। अगर उसका घर टूटा हुआ है, बर्बाद है, तो इसका मतलब ये है कि वो दुनिया को भी बर्बाद करने आया। दुरुस्त फरमाया। फराजुर रहमान साहब ने जो फरमाया, जाहिर सी बात है ऐसे मुनीर साहब के हवाले से तो हमने गुफ्तगू की और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है लोगों की जो करना चाहेंगे इस पर डिबेट। सही फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूशन की अहमियत रखते थे। तो कहने का मकसद ये कि आप अभी इस वक्त चूँकि यंग ब्लड हैं, जाहिर सी बात है इस वक्त नुमाया आपका भी एक किरदार है, आप एक्टिंग सदर हैं इस वक्त पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के। आप मौजूदा दौर के अंदर, साहब का जो दौर था वो तो जा चुका, ठीक है, उसमें तो खिदमत हो चुकी, अब जो चैलेंजेस का सामना है आप कैसे देखते हैं? देखिए, चैलेंजेस हर दौर में रहते हैं जी। ये आपके ऊपर होता है कि आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। राइट। हमारे मुल्क का, या अगर आप ऐसे मुनीर भाईजान का गाइडेंस देखें तो उन्होंने हमेशा लोगों को समझाया, गाइड किया और आगे बढ़ाया, और हमेशा ये गाइड किया कि मिल के रहो, मिलजुल के रहो, आपस में लड़ने से कुछ भी नहीं होगा, ये चोर चोर कहना बंद करें। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त हम जिस दौराहे पे खड़े हैं उसमें हमें साथ मिल के आगे बढ़ना है। हमारा मुल्क इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हम जिस मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी हर एक जगह से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी यंग ब्लड, वी हैव गॉट 60% ऑफ यूथ
आप दुनिया में चले जाएं, लोग कहते हैं कि यार हमें वर्कर्स चाहिए, हमारे पास हमारी यूथ इतनी मेहनती है कि एक्सेस में है और उनको गैर मुल्की कुव्वतें गलत डायरेक्शंस पे डाल रही हैं, राइट, उनको नस्वार, गुटखा और इन चीज़ों पे डाइवर्ट कर रही हैं कि हमारा मुल्क पीछे हो। हमें जो सपोर्ट्स मिल रही है वो भी वो सपोर्ट मिल रही है कि हम बजाय इसके कि आगे बढ़ें, हमें पीछे धकेला जा रहा है, हमारी इकोनॉमी को पीछे धकेला जा रहा है इस बेसिस पे कि हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। बजाय इसके कि हम आपस में लड़ें, हमारा मेन देखिए गवर्नमेंट एक अलग स्ट्रेटजी है, मुल्क एक अलग चीज़ है। गवर्नमेंट पे इख्तलाफात होते रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन उन सब में हमारा मेन पर्पस, हम पाकिस्तानी हैं, प्रायोरिटी वही है, प्रायोरिटी हमारे पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की है। और हर जगह पे कंपटीशन रहता है, हमारी सियासत में कंपटीशन रहे, लेकिन उसमें वो कंपटीशन मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हो, बजाय इसके कि खुद आगे बढ़ने का। प्रायोरिटीज चेंज होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए मुल्क, ना कि जाती प्रायोरिटी, अपनी जात को प्रायोरिटी पे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिविजुअल प्रायोरिटीज में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, आप वहीं पर स्टे करेंगे। हमारे से जुदा हुआ मुल्क बांग्लादेश आज हमारे से आगे है, कई गुना आगे निकल, सिर्फ क्या है, यूनिटी, बिल्कुल, हार्ड वर्किंग, और आपको डायरेक्शन आपकी एक डेडिकेशन है, एक डेडिकेशन हो कि हमें अपने मुल्क में। मैं रिटर्न पाकिस्तानी हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं अपने मुल्क में बहुत खुश हूँ। मैंने 14 साल लंदन में लाइफ गुजारी है, बिल्कुल, और उसके बाद में पाकिस्तान आके मैं यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज देखता हूँ कि हमें डाइवर्ट किया जाता है कि हम प्रॉपर्टी की साइड पे जाएं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, और प्रॉपर्टी के रेट अभी जैसे ग्वादर, हमारा ग्वादर एक सोने की चिड़िया है, राइट, जहां से हमें वहां पे भी हमें मिसगाइड किया गया। वहां की जमीन जो सस्ती थी, जहां पे इंडस्ट्रीज लगनी थी, वो फाइलों पे फाइलें घुमा घुमा के उस जमीन को इतना महंगा कर दिया गया कि इंडस्ट्रियलिस्ट सोचता ही रह गया कि यार मैं इंडस्ट्री कहाँ लगाऊं। ठीक, आपकी बात से जो मैं अखज़ कर पाया हूँ वो ये है कि बेसिकली पॉलिसीज जो है ना वो ऐसी बनाई जाए जो मुल्क के मफाद के अंदर, बिल्कुल, पॉलिसीज ऐसी ना बनाई जाए जो जाती मफाद पे या जात को फायदा पहुंचा रही हो। ठीक है, अच्छा फराजुर रहमान साहब, काफ़ी ग्रुप्स हैं बिजनेस के, काफ़ी छोटी तंजीमें, ख़ास तौर पे SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं हम लोग। क्या ज़रूरत पेश आई पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप अलग फॉर्म करने की? बड़ा अहम सवाल है ये। पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप जो फॉर्म हुआ था उसकी जो बेसिक वजह थी वो ये थी कि उसमें वो एरिया इग्नोर हो रहा था कि जो एरिया हमें कवर करना था। मिसाल के तौर पे हमें वुमेन को कवर करना था, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, और उनका इंट्रैक्शन रखना था, क्योंकि वुमेन्स जब भी तरक्की कर सकती हैं जब वो मेल मेंटोर उनके साथ अटैच हो। अच्छा, फिर होता ये था कि जो नए बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योरशिप का एक नारा हमने लगाया, और उस नारे को भी तकमील पे पहुंचाने के लिए हमें ज़रूरी था कि हमारे जो बड़े हैं, यानी कि जो सीनियर्स हैं, जो जिन्होंने अब एक दुनिया देखी हुई है और मौजूद हैं इस वक्त किसी टाइकून की पोजीशन में, तो वो जब उनको किसी को मोटिवेट करते हैं तो उनसे वो मोटिवेट और एक बकअप उनको मिलता है उन यंग जनरेशन को। तो इसमें जो सबसे पहले हमने इसका एक कोई भी फोरम आपने देखा होगा, जर्नलिस्ट का अपना एक एसोसिएशन हो जाती है और दूसरे लोगों का, इवन कि सोशल मीडिया की अलग है तो मीडिया की अलग है, तो इसकी अलग है तो इसकी अलग है। ये बेसिकली क्या है, ये तफरीक है, ठीक है ना। पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप जो बनाया गया, इसका मकसद कोई ना सियासत है, ठीक, इसका मकसद ना तफरीक है, इसका मकसद ये है कि उसमें बैरोक्रेट भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, बिल्डर भी है, एजेंट भी है, उसमें अच्छी मैनेजरल पोस्ट पे मौजूद लोग भी हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं, और इस तरह के लोग उसके अंदर शामिल किए गए हैं कि यानी वो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस जब हम करते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट करते हैं, तो उस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन से आपकी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। और इसका जो बेसिक मकसद है वो मुल्क के अंदर इकनॉमी के ग्रोथ के अंदर अपना किरदार अदा करना है। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि किसी ने प्रेसिडेंट बनना है, किसी ने सीनियर वाइस बनना है। इसका मकसद बड़ा क्लियर है कि हम अपना किरदार मुल्क की इकनॉमी में कैसे अदा कर सकते हैं, मैक्रो लेवल के ऊपर किस तरह से किरदार अदा किया जा सकता है। राइट, अच्छा नासिर साहब, आपसे एक और सवाल अहम ये पूछना चाहूँगा कि चूँकि अभी इस वक्त दौर IT का है और हम देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क, आपने बांग्लादेश की मिसाल दी, पड़ोसी मुल्क में हम देख रहे हैं इंडिया जो है काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है IT के शोबे के अंदर, ख़ास तौर पर स्मार्ट सिटी बनने जा रहे हैं वहाँ पर, इसके अलावा हाईवेज सोलर बेस्ड बन रहे हैं वहाँ पर, और
खैर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है वो, इस वजह से मैंने उसकी एग्जांपल दी। अदरवाइज दुबई वगैरह तो इससे भी कई गुना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, मेटावर्स के लिए हम, या फिर इसके अलावा हवाई टैक्सी जो आ चुकी है। बिजनेस कम्युनिटी चूँकि जाहिर सी बात है एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है नए आने वालों को, यूथ को, नई जनरेशन को। आईटी के शोबे के लिए आप बिजनेस जो ग्रुप है आपका, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप, क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, आईटी आजकल का रेवोल्यूशन है। आप आईटी से बहुत सारी मेन चीज़ें कवर कर सकते हैं, इन सेंस ऑफ कि अभी रिसेंटली हमने, जैसे फराज भाई ने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट, हमने अभी आईसीएमए के साथ मिलकर एक लर्न टू अर्न का सेशन करवाया, जिसमें हमारा मेन टारगेट था कि जो ख़वातीन घर पे बैठ के बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकती हैं, अपनी घर की जिम्मेदारियां निभाती हैं, हम उनके लिए एक ऐसा लर्निंग कोर्स करें कि वो घर बैठ के आईटी से अप टू 50,000 रुपीज़ घर बैठे कमा सकें, जिससे मुल्क में आपके फॉरेन एक्सचेंज आए। और देखें, आईटी हर बंदा कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब से एक वीडियो उठा के किसी दूसरी जगह पे लगा दें, आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है। तो उस प्लेटफॉर्म को हमारे वुमेन एम्पावरमेंट की जो चेयरपर्सन है मरियम जमशेद, उन्होंने एक 2 दिन का सेमिनार बनाया, जिसमें उन्होंने 2 दिन का वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, सेशन किया, और उनको जो है अपवर्क और डिफरेंट चैनल्स जहां से आप अर्निंग के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, उनको गाइड किया, आपको किस तरह से आईडीज बनानी। देखें, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, ये बिल्कुल स्टार्टअप है। हम लोग यंग जनरेशन के लिए, यूथ के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि जहाँ से वो फर्स्ट स्टेप उठा सकें, और वो फर्स्ट स्टेप ही सबसे मुश्किल है। हर बंदा कहता है कि यार मैं यूट्यूब से, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। आजकल के यूट्यूब रोल अप्स आप देख रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। चला हुआ है कि जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगी, जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप होगी, उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं। तो हम उस चीज़ पे भी एज ए बिजनेस ग्रुप काम कर रहे हैं। हमारे यूथ जो कि उनको गाइडेंस चाहिए, जैसे फराज भाई ने कहा कि हमारे साथ टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम उनको लेकर आ रहे हैं कि वो अपनी आईटी को इन्वॉल्व करें, बजाय इसके कि हम 50 साल पुराना खाता बुक लिख के बैठे हुए हैं। राइट। नाज़रीन, छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, इसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फराज साहब, नासिर साहब ने फरमाया अभी कि यूट्यूब वगैरह के हवाले से आजकल रुझान बढ़ा हुआ है नौजवानों के अंदर, जाहिर सी बात है उससे अर्निंग, लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो ये शॉर्टकट टू अर्न है। प्रोडक्टिविटी इसके अंदर कम नज़र आती है, कोई जिद्दत नहीं आ रही, इनोवेशन नहीं आ रही है। एक तो ये, सेकेंडली आईटी का शोबा किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर जो है, मईशत के अंदर अपना फ़ाल किरदार अदा कर सकता है इस वक्त 2022 के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो नासिर की अधूरी बात थी उसको पूरा कर दूं जी। लर्न टू अर्न का प्रोग्राम जब हमने लॉन्च किया ना, तो उसकी बेसिक थीम क्या है? पुराने ज़माने में आपने देखा था, इकनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन करने के लिए मर्दों के साथ ख़वातीन शाना बशाना होती थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो ठीक है, छोटी, तो वो सिलाई मशीन चलाती थी घर के अंदर जी। उससे पहले चले जाएं तो वो चक्की चलाती थी। बिल्कुल, हमेशा से ऐसा होता रहा है कि मर्द और औरत ने मिलकर घर चलाया, बिल्कुल, और यही वुमेन एम्पावरमेंट है। उसने घर के अंदर अपना एक सेटअप रखा जी, और उसको वो चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, सिलाई मशीन एक हुनर तो हो जाता है, ठीक है, मगर वही सिलाई मशीन जो है बाज़ दफ़ा अपने जोड़े सीने के लिए ख़वातीन ने इस्तेमाल किया, बाज़ दफ़ा बच्चों के जोड़े सीने के लिए इस्तेमाल किया, और बाज़ दफ़ा उससे मोहल्ले की सलाइयाँ करने से कमर्शियली यूज़ किया। तो इसका मतलब ये है कि इसी तरीके से मैं बिल्कुल सेम मिसाल इंटरनेट पे लेके आता हूँ और कंप्यूटर पे लेके आता हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। हम फेसबुक को जस्ट फॉर फन भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल, हम फेसबुक को किसी की मतलब खबर पहुंचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हम के लिए भी, न्यूज़ के लिए भी, ऐसी सो कॉल्ड मतलब ये पोस्ट डाल दी, वो पोस्ट डाल दी, ठीक है ना। और हम फेसबुक को जो है वो पैसे कमाने का ज़रिया भी बना सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी
सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप यूज़ करें तो फिर ये एक सिलसिला चलना शुरू होता है। और फिर उसके बाद हमारा जो इसमें थीम थी वो ये थी कि लर्न टू अर्न, यानी कि घर बैठ के ख़वातीन हों चाहे बच्चे हों वो अपने वालिदैन, गरीब आवाम इस वक्त 25,000 रुपये की बेसिक सैलरी है, कोई फ्लैट 25,000 रुपये से कम किराए पे नहीं है। अगर वो किराए के मकान पे रहता है तो वो 3 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता, या वो कर्ज लेगा या खुदकशी करेगा। ऐसी सिचुएशन में हम यही किरदार अदा कर सकते थे कि हम उनको ये सिखाएं, और हम मज़ीद इसमें रुकेंगे नहीं, ये सेशन चलते रहेंगे कि हम उन्हें ये सिखाएं कि ज़िंदा कैसे रहना है। ये तो हो गई एक बात। अब आप आ जाएंगे जी आईटी से हम अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता हूँ तो हम इंडस्ट्री को इंपोर्ट करते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं और लगाते हैं तो 3 साल के बाद वो फॉरेन एक्सचेंज देना शुरू करेगा। ठीक। जबकि हम इधर आईटी के अंदर आते हैं तो तीसरे महीने से फॉरेन एक्सचेंज आने की गुंजाइश बढ़ जाते हैं। तो मैं अपने तकरीबन सारे प्रोग्रामों में और ज़्यादातर जो लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, मैं उनसे एक बात कह रहा हूँ कि आप फौरी तौर पे इस मुल्क को बचाने के लिए आईटी के अंदर आए। ठीक। अगर एक बड़ा बिजनेस हाउस है और उसने 2 कमरे वक्फ कर दिए कि जी ये आईटी के लिए हमने वक्फ कर दिया और उसमें अपने 10 बंदों की सैलरी निकाल ली, तो उसकी इंडस्ट्री पे चलते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कि क्राइसिस है, गैस की वजह, बिजली की वजह, पानी की वजह, 10 किस्म के टैक्सेस की वजह, वो इंडस्ट्री चल नहीं पा रही है, मगर फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से वो इंडस्ट्री चला रहे। ठीक ठीक। तो साथ में ये 2 कमरे भी तो चला सकते हैं। सही। ठीक है ना, साथ में स्टार्टअप्स शुरू हो जाएंगे, ये 2 कमरे शुरू हो जाएंगे, आप विद इन अ ईयर अपना टारगेट मीट कर लेंगे। ठीक है कि आपने आईटी के अंदर इतना बूम आ जाएगा आपके यहाँ कि हर बंदा जो है ना वो आईटी के अंदर, आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। 60% जो आपकी यूथ है जो जाया हो रही है वो आपकी पावर बन जाएगी, काम पर लग जाएगी। ठीक है ना, जो लोग फारिग और हैं इस वक्त, तीसरे महीने से आपका फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हो जाएगा, आपका रिजर्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। बदकिस्मती से 2 साल से हम फॉरेन एक्सचेंज रो रहे, मगर हम इस पे कोई पेशरफ नहीं की। इवन के अभी परसों मुझे एक साहब ने बताया कि जी आईटी पार्क बनाया है तारिक रोड पे। मैंने कितना बड़ा है, तो पता चला कि 400 गज का एक फ्लोर आईटी पार्क, वो बंदे ने अपना ऑफिस कहीं और शिफ्ट किया और आईटी पार्क बना दिया उसको, जो भी साहिब हैसियत या जो भी जिसको भी फंड मिला था उस हवाले से। अगर इस तरह से आईटी पार्क बनाएंगे तो इस तरह की एक्सपोर्ट होगी। ये जो जितनी भी एक्सपोर्ट हो रही है सेल्फ बेसिस पे हो रही है। बिल्कुल। और बात ये कि इसमें भी आपका कोई किरदार नहीं है, बाहर के इन्वेस्टर, क्योंकि उनको यहाँ पे लड़के फ्री में मिल जाते हैं, कम रेटों में मिल जाते हैं, तो वो यहाँ पे अपने बाइंग हाउस या वेयर हाउस बना के या वो अपनी डिजाइनिंग हाउस बना के और फिर यहाँ से वो ऑफिशियली पैसा ट्रांसफर करने का एक उनको सही कह रहे हैं बहाना मिल जाता है, वरना इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। माजरत के साथ, मैंने अभी जुबैर मोतीवाला साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे कहा कि देखिए आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से मेरे पास बहुत आइडियाज़ है, अगर आप इसमें बैठे हम बात करें तो हम आईटी को बूस्ट दे सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर 70% लोग यूथ है, ठीक है, साथ और आप अंदाज़ा करें तो 40 से 50% आईटी से रिलेटेड है। तो हमें हमारे पास उसका फीडबैक आता रहता है। मैं खुद बहुत ज़्यादा कंप्यूटर लिटरेट आदमी नहीं हूँ। हाँ, मेरा छोटा भाई जो है वो भी आईटी की कंपनी उसने बनाई हुई है, तो लिहाजा आईटी के हम इन्वॉल्व हैं। आईटी में बेसिक नो हाउ हमें पता है, मगर मुझे ये पता है कि वो इंडस्ट्री की प्रॉफिट एक जगह और उस आईटी का प्रॉफिट एक जगह, वो 2 कमरे का प्रॉफिट एक जगह और 1 एकड़ का प्रॉफिट एक जगह। तो ये बात मुझे पता है। बात ये कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एचआर को बेहतर करें और अपनी जो है वो उसकी में वर्किंग इनपुट देना पड़ेगा सरकार को इसके अंदर। पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए इस वक्त आईटी के अलावा कोई बेहतरीन मैं नहीं समझता कि कोई और चीज़ है। राइट। अच्छा नासिर साहब, आप चूँकि आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है पाकिस्तान से बाहर भी, और आपने चूँकि अभी कुछ देर पहले भी गुफ्तगू की कि अब पाकिस्तान जो है खुसूसी तौर पे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ये देखते हुए है, तो यंग जनरेशन को, यूथ को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे प्रोग्राम के तवस्सुल से? देखिए, यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने स्ट्रेंथ को देखें, ठीक है, हुनर हर इंसान के अंदर होता है, ठीक है। पाकिस्तान में आप कुछ भी करें, नौकरी के बजाय बिजनेस की तरफ जाएं, ठीक है। एक छोटा सा भी कोई बिजनेस जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो उसको स्टार्ट करें, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी और आप उसको ग्रो कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि यार पहले ग्रेजुएशन करो, फिर मास्टर्स करो, राइट, और फिर इंटर वाली आके जॉब करो। देखिए,
मैं अक्सर दोस्तों से जो मेरे से ये मशवरा लेते हैं, यार मैंने बच्चे को लंदन भेजना है। भाई क्या किया हुआ है? ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स के लिए भेजना है। भाई पहले आप मास्टर्स का मतलब तो समझें। मास्टर्स डिग्री का मतलब मास्टर्स के अंदर ही आ जाता है कि यू बिकम मास्टर ऑफ समथिंग। राइट। आप पहले जो आपने बैचलर्स तक पढ़ा है, आप उस फील्ड में तो वही बात आ जाती है, मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल। लाइक एग्जैक्टली यहाँ पर ये कि मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल हो जाता है। मैंने, मेरे जानने वाले हैं एक, मेरे पास वो लंदन आए, NED से BE, MBA UK, वो जॉब कर रहे हैं सिस्को। तो उस बच्चे ने 4 साल NED से इंजीनियरिंग की, उसको जॉब नहीं मिली, जाया हो गया एक तरीके से। उसने 2 साल रेडियो पे, रेडियो एक्सचेंज पाकिस्तान रेडियो पे काम किया। ठीक। उसके बाद लंदन आया वो मास्टर्स करने के लिए, वहां पे उसको MBA में एडमिशन मिली, उसने MBA कर लिया। उसको थोड़े से IT के स्किल्स थे, उसने सिक्योरिटी में 1-2 कोर्सेज किए, सिस्को पे काम करना शुरू कर दिया। राइट। तो यानी उसने जो अपनी जिंदगी के 6 साल, जो कीमती साल, कीमती 6 साल राइट, कोई हासिल नहीं उसका। ठीक। तो मैं एक मैसेज यंग जनरेशन को और अपने हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये देना चाहूंगा कि अब वो दौर नहीं रहा कि पहले मास्टर्स करो और फिर नौकरी ढूंढो। देखिए बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी ये कहती हैं कि भाई ग्रेजुएशन के बाद हमें एटलीस्ट 3 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, देन यू कम टू द मास्टर्स, ताकि आपको पता हो कि आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में, ताकि यू लर्न मोर इनटू इट एंड बिकम मास्टर्स ऑफ बात एक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आज की गुफ्तगू और आज के प्रोग्राम खुसूसी तौर पर हम डेडिकेट कर रहे हैं SM मुनीर साहब को, और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। हमारे मेहमान तीनों ही हजरात जो प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर हुआ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर भी हम इन्हें ज़रूर मदऊ करेंगे अपने साथ। आप अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। मुझे, मेरी टीम को आईना के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।